नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर एक बार बहुत स्वागत है ज़ेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आरपीएससी एग्जाम्स और उनके लिए हम देख रहे हैं करंट अफेयर्स। आरपीएससी 2026 के लिए हम बेसिकली करंट अफेयर्स देख रहे हैं और इसी में हमने हमारी पिछली क्लास में राजस्थान से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उन पे बात करनी शुरू की थी। राजस्थान से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उन पे अगर बात करें तो केवल एक पार्ट सफिशिएंट नहीं है। पार्ट सेकंड की बात करेंगे आज, रीसेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन राजस्थान पार्ट सेकंड। तो जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, पेन और पेपर लेकर बैठिएगा क्योंकि आपको साथ में नोट भी करते हुए चलना है। नो डाउट नोट्स आपके एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप साथ में नोट करते हुए चलेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बात करते हैं आज की क्लास के विषय में। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आप सभी को बता दूं, हम बेशक राजस्थान से संबंधित योजनाएं देख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेशनल लेवल की योजनाएं हम इग्नोर कर दें। तो बीच बीच में आपको राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं भी देखने को मिलेंगी। अचंभित मत होना, ये मत कहना कि सर आपने झूठ बोल दिया, राजस्थान का नाम लेकर आपने नेशनल लेवल की योजनाएं भी पढ़ा दी। क्यों भाई, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसी योजनाओं से भी तो आ सकता है जो राजस्थान में भी लागू हैं और नेशनल लेवल पर है, तो स्वाभाविक बात है राजस्थान में लागू होंगी ही होंगी। तो ऐसी योजनाओं के विषय में भी हमें जरूर बात करनी है। आज की हमारी पहली योजना का नाम देखिएगा आप, पीएम राहत योजना। नोट कीजिएगा, नोट करना शुरू कीजिएगा, पीएम राहत योजना। अब ये जो शब्द राहत है ये अपने आप में एक एब्रीवेशन है, इसका एक फुल फॉर्म हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके फुल फॉर्म पे बात करें उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं, ये पीएम राहत योजना बेसिकली है क्या। देखिए, जब सड़क दुर्घटना होती है तो जो घायल व्यक्ति हैं उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने की सुचारू व्यवस्था बनाई गई है इस योजना के तहत। और न केवल अस्पताल पहुंचाने की, अस्पताल में उनका इलाज तक करने की योजना है, कैशलेस इलाज। इसको लेकर ये योजना बनाई गई है। क्या खास है इस योजना में, बात करते हैं। राहत का फुल फॉर्म क्या है पूछा जा सकता है। योजना कब लागू हुई पूछा जा सकता है। योजना में राहत कितने रुपए की मिलेगी पूछा जा सकता है। कितने दिन तक मिलेगी ये भी पूछा जा सकता है। और इस योजना में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, अभी बात करेंगे उस पे भी, जहां आपको भी लगेगा सर ये पॉइंट गलत है, लेकिन जब बात करेंगे तब पॉइंट समझ में आएगा। तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं। तो राहत योजना जो है, पीएम राहत योजना, लॉन्च कब होती है सर? 13 फरवरी 2026 को लॉन्च हुई। 13 फरवरी 2026 को तो लॉन्च होती है। पॉइंट टू पॉइंट नोट करके चलिएगा, मैं स्क्रीन बिल्कुल छोड़ रहा हूं बीच बीच में ताकि आप लोग अच्छे से कंटेंट देख सको और अच्छे से नोट कर सको। चलिए आगे बात करते हैं। विशेष तथ्य क्या है? विशेष तथ्य, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है देखा जाए तो। हालांकि इसका कोई खास रेलेवेंस तो नहीं है, लेकिन आरपीएससी है भाई, ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना विशेष तथ्य के बारे में। यह सेवा तीर्थ भवन से लिया गया पहला प्रमुख फैसला है। ऐसी बात नहीं है कि सेवा तीर्थ भवन में इससे पहले कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन सेवा तीर्थ भवन में शिफ्ट होने के बाद ये पहला प्रमुख फैसला है जो आपको याद रखना है। पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम देखिए, पीएम तो हो गए प्रधानमंत्री, पीएम तो पीएम का मतलब तो हो गया प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। आगे क्या है? RAHAT, राहत। अब इस राहत का फुल फॉर्म हमें देखना है। पीएम तो क्लियर है, राहत का फुल फॉर्म देखते हैं। तो आर का मतलब क्या है? एक एक करके नोट करिएगा। आर का मतलब है रोड।
राहत में आर का मतलब है रोड, ए का मतलब है एक्सीडेंट, वी का मतलब हो गया विक्टिम, एच का मतलब है हॉस्पिटलाइजेशन, ए का मतलब है एश्योर्ड और टी का मतलब है ट्रीटमेंट। अब आप कहेंगे सर राहत में वी तो कहीं भी नहीं है, आपने यहां वी का मतलब विक्टिम समझाया लेकिन यहां पर कहीं भी राहत में वी नजर नहीं आ रहा। तो बच्चों ध्यान से समझना, कई बार स्कीम्स के एब्रीविएशन ऐसे रखे जाते हैं ताकि वो बोलने में अच्छे लगे। अभी देखिए बोलने में क्या लग रहा है, राहत, तो बहुत बार इसमें छोटी छोटी चीजों को अवॉइड भी किया जाता है, लेकिन आपको फुल फॉर्म याद रखना होगा, पीएम रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट। तो इस तरीके से राहत का फुल फॉर्म बनता है। चलिए आगे बात करते हैं, उद्देश्य क्या है इस योजना का, उद्देश्य पर बात करते हैं। तो गोल्डन आवर, अब ये गोल्डन आवर क्या है सर, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, बनना ही चाहिए। गोल्डन आवर क्या है, सुनिएगा ध्यान से। गोल्डन आवर का मतलब हो गया सर दुर्घटना के बाद का पहला घंटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने बहुत बार अस्पतालों में सुना होगा डॉक्टर से, मूवीज में, कि आप इन्हें 15 मिनट पहले ले आते तो शायद हम इनकी जान बचा लेते, लेकिन अफसोस आप देर हो गए। बोले डॉक्टर साहब एक्सीडेंट ही 5 मिनट पहले हुआ है। पहला घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो, इसीलिए इसे गोल्डन आवर कहा गया है। स्वर्णिम पहर आप कह सकते हैं, स्वर्णिम आवर कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि इस समय अगर जो भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसे समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है। तो गोल्डन आवर ध्यान रखिएगा, में त्वरित चिकित्सा देकर मृत्यु दर को कम करना, ये इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। अच्छा मंत्रालय कौन सा है, तो सर मंत्रालय कैसी बात करते हो, सीधी सी बात होगी, मंत्रालय सड़क परिवहन मंत्रालय होगा। मंत्रालय कौन सा होगा, सड़क परिवहन मंत्रालय। नोडल एजेंसी, नोडल एजेंसी होगी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। नोट कीजिएगा नोडल एजेंसी कौन सी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसकी नोडल एजेंसी है। फुल फॉर्म देख लिया, गोल्डन आवर के बारे में बात कर ली, मंत्रालय के विषय में बात कर ली, नोडल एजेंसी पर बात कर ली, उद्देश्य पे भी बात कर ली। अब कुछ कानूनी पहलुओं पर बात करते हैं राहत योजना के विषय में। तो देखिएगा प्रमुख कानूनी आधार कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रमुख कानूनी आधार, तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 और इसकी धारा 162, मोटर वाहन अधिनियम 1988 और इसकी धारा 162। अधिसूचना कब आई, 19 फरवरी 2026 को, क्योंकि फरवरी 2026 में ही तो ये योजना लागू हुई थी। 13 फरवरी 2026 इस योजना को लॉन्च किया गया और इस योजना की अधिसूचना 19 फरवरी 2026 को आई। वित्तीय प्रोत्साहन की बात करते हैं, प्रोत्साहन माफ कीजिएगा गलत शब्द बोल गया मैं, प्रावधान, वित्तीय प्रावधान की बात करते हैं। तो क्या प्रावधान है, प्रत्येक पीड़ित को अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। कोई भी पीड़ित हो उसे मैक्सिमम, सीमा ध्यान रखना, मैक्सिमम अधिकतम कितना, 1.5 लाख रुपए तक का उसे कैशलेस इलाज मिलेगा। ये शब्द भी गौर कीजिएगा, कैसा, कैशलेस इलाज, सवाल बन सकता है, क्लियर है। अच्छा अवधि देखिएगा, अवधि कब तक मिलेगा, तो अवधि क्या दी गई है, बहुत गौर से सुनिएगा, दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों तक, यानी जिस दिन आप दुर्घटना, आप तो क्यों दुर्घटनाग्रस्त होंगे, जिस दिन कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ उससे अधिकतम 7 दिन तक आप इस योजना का लाभ
ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अधिकतम अवधि बताई गई है, न्यूनतम की बात नहीं हो रही। अधिकतम 7 दिन, 7 दिन का मतलब क्या हो गया, 1 हफ्ता। चलो आगे बात करते हैं पात्रता। अब भाई पात्रता का मतलब क्या है, कौन इस योजना का लाभ ले सकता है। अब भाई किसी को ऐसा तो है नहीं कि जानबूझकर कोई एक्सीडेंट हो कि मुझे योजना का लाभ लेना है, मैं पात्र बनना चाहता हूं, लेकिन फिर भी कौन शामिल है, किसे कवर किया गया है इस योजना में बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। यह देश की सभी प्रकार की सड़कें, कैसी भी सड़क हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे हमारे गांव की सड़क हो, कैसी भी सड़क हो, सभी सड़कों पर लागू होती है। चाहे नेशनल हाईवे की बात कर लो, चाहे स्टेट हाईवे की बात कर लो, शहरी या ग्रामीण की बात कर लो, सभी पर लागू होती है ये योजना। इंपॉर्टेंट है, इस योजना में, किसमें, प्रधानमंत्री राहत योजना में, इस योजना में सभी प्रकार, ध्यान से नोट कीजिएगा, इस योजना में सभी प्रकार की सड़कों को, सभी प्रकार की सड़कों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये मत सोच लेना कि सर केवल और केवल नेशनल हाईवे पर इस योजना का लाभ मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सभी प्रकार की सड़कों को शामिल किया गया है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। और नागरिक देखिएगा, भारत, चाहे वो भारत का हो चाहे वो विदेशी हो, दोनों नागरिकों को लाभ मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई विदेशी पावना आया, एक्सीडेंट हो गया, मना कर दिया कि साहब हम तो राहत योजना के तहत इलाज नहीं करेंगे। करना पड़ेगा, चाहे विदेशी हो चाहे भारत का नागरिक ही क्यों ना हो। चलिए, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो है स्टेबलाइजेशन विंडो। इसे बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे पक्का पता है स्टेबलाइजेशन विंडो में से हम गड़बड़ करेंगे। कैसे, सुनना ध्यान से। गैर जानलेवा स्थिति में 24 घंटे और जानलेवा आपात स्थिति में 48 घंटे में अनिवार्य उपचार देना होगा। अब आप कहोगे सर जानलेवा स्थिति में तो 48 घंटे और गैर जानलेवा स्थिति में केवल 24 घंटे, यही तो कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना और नोट करना। परीक्षा में अगर सवाल आ गया ना, गलत मत करके आना। इसके पीछे के लॉजिक को समझो। जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता वो समझो इसके पीछे का लॉजिक। देखो, अगर गैर जानलेवा स्थिति है, मान लो छोटी मोटी चोट लगी है, कोई फ्रैक्चर हुआ है, ऐसे मामले में तो आपके पास 24 घंटे हैं भैया, 24 घंटे में करो फ्री है जी। अगर फ्रैक्चर है, छोटी मोटी चोट है, कहीं खरोच है, मोच है, फर्स्ट एड दो और 24 घंटे में फ्री करो, स्टेबलाइज कर दो। लेकिन अगर समस्या बड़ी है, मान लो एक्सीडेंट जो है वो बड़े स्तर पे हुआ है, चोट गंभीर है, तो ऐसे में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। ऐसे में कम से कम 48 घंटे तो लगते हैं। 48 नहीं तो कम से कम 24 घंटे तो समझने में लग जाते हैं कि हुआ क्या है, करना क्या है। इसीलिए स्टेबलाइजेशन की जो विंडो दी गई है, अगर बहुत ही नॉर्मल इंजरी है 24 आवर्स, अगर सीवियर प्रॉब्लम है, सीवियर इंजरी है, देन 48 आवर्स। ये ध्यान रखना अच्छे से, इसमें गड़बड़ मत करके आ जाना। चलो, तकनीकी एकीकरण क्या है इसमें, इस पे बात करते हैं। यानी अगर सड़क पे कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो कैसे इसका पता चलेगा, टेक्नोलॉजी क्या है। तो देखिएगा, इसके लिए एक तो EDAR पोर्टल है। EDAR पोर्टल, ये पोर्टल किसके लिए है, तो ये पोर्टल पुलिस के लिए है। पुलिस द्वारा दुर्घटना रिपोर्टिंग व सत्यापन के लिए है EDAR पोर्टल। इसके बाद है TMS 2.0, अस्पतालों के क्लेम के लिए। भाई अस्पताल क्लेम भी तो करेंगे,
कैशलेस इलाज करेंगे तो क्लेम भी तो करेंगे अस्पताल, तो उनके लिए है TMS 2.0 और हेल्पलाइन नंबर है, आप 112 डायल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर क्या है? 112। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहली योजना के विषय में हमने बात की, अब डिस्कशन करते हैं हमारी दूसरी योजना के विषय में। दूसरी योजना क्या है देखिएगा, समझते हैं दूसरी योजना को। भैया ये तो AI से संबंधित योजना है। योजना का नाम सुनिएगा, राजस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल AI का जमाना है सर, हर चीज AI से हो रही है। लेकिन याद कैसे करोगे? याद करने के लिए तो मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी, वहां कोई AI काम नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो अपने मरे ही स्वर्ग मिलता है, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। राजस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग AI और ML नीति 2026 की बात करते हैं। ठीक है भैया। कैबिनेट मंजूरी कब मिली? 30 दिसंबर 2025 को मिली। कैबिनेट मंजूरी 30 दिसंबर 2025 को मिली। जारी तिथि कब जारी किया गया? तो 6 जनवरी 2026 को जारी किया गया। कैबिनेट की मंजूरी 30 दिसंबर 2025 को मिलती है, जारी किया जाता है 6 जनवरी 2026 को। जारी करता कौन? तो जारी करता हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री भजन लाल शर्मा जी के द्वारा इस योजना को जारी किया गया। एक एक पॉइंट ढंग से नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, लॉन्च कहां पर किया गया? लॉन्च स्थान कौन सा था? तो सुनिएगा, लॉन्च स्थान लिखिएगा, कहां लॉन्च किया गया? जयपुर में राजस्थान रीजनल AI इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में। कॉन्फ्रेंस का नाम बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कहां? जयपुर, राजस्थान रीजनल AI इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026। ये देखिए मुख्यमंत्री जी, AI इंपैक्ट समिट 2026 में। क्लियर है सर? विजन क्या है? विजन है विकसित राजस्थान 2047 तथा इंडिया AI मिशन के अनुरूप राजस्थान में AI आधारित सुशासन एवं नवाचार करना। AI पे आधारित सुशासन और नवाचार, यानी जो गवर्नेंस है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना, ये इसका विजन है। चलिए आगे बात करते हैं, उद्देश्य एवं फोकस पर बात करते हैं। उद्देश्य और फोकस क्या है इस AI योजना का, वन बाय वन समझते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। AI और ML मशीन लर्निंग को या का जिम्मेदारी तथा नैतिक, सुरक्षित और पारदर्शिता के साथ उपयोग करना। भैया AI आजकल बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। AI से आप कुछ भी बना लेते हैं, AI से आप कोई तस्वीर या कोई वीडियो बना लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर अगर आप किसी के प्रति कोई खराब चीज बनाते हैं तो बिल्कुल दंडनीय है, गलत है। तो सरकार को चिंता है इस विषय की कि AI का प्रयोग सकारात्मक ना होकर कहीं नकारात्मक हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसके माध्यम से देखिएगा, AI और ML का जिम्मेदारी के साथ नैतिक, सुरक्षित और पारदर्शिता के साथ उपयोग करना। नैतिक, सुरक्षित और पारदर्शिता के साथ उपयोग करना। सरकारी कार्यों में डेटा आधारित निर्णय क्षमता को बढ़ाना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी करना। भाई सरकारी कामकाज है, सरकारी कामकाज में डेटा बहुत है, तो AI होगा तो स्पीड तेज होगी, लेकिन स्पीड तेज होने के बाद अगर नैतिकता गायब हो गई तो भी समस्या है। तो ये दोनों चीजों को देखता है उद्देश्य एवं फोकस क्षेत्र। और क्या है? राज्य के प्रत्येक सरकारी विभाग, ध्यान रखना, प्रत्येक सरकारी विभाग कहां?
राजस्थान के में एआई नोडल ऑफिसर की नियुक्ति अनिवार्य की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसकी नियुक्ति अनिवार्य की गई है सर? तो नियुक्ति अनिवार्य की गई है, एआई नोडल ऑफिसर की नियुक्ति को अनिवार्य किया गया है प्रत्येक सरकारी विभाग में। राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा तथा आधुनिक एआई डिजिटल संरचना विकसित की जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या स्थापित किया जाएगा? केंद्र स्थापित किए जाएंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। चलिए बात करते हैं तीसरी योजना के विषय में, और तीसरी योजना काफी चर्चित योजना है, आपने बहुत सुना होगा, संसद में भी बहुत बार सुना होगा और बाहर सड़कों पर प्रदर्शनों में भी आपने देखा होगा इस योजना के बारे में। बिल्कुल, ये जो योजना है ये दरअसल एक पूर्ववर्ती योजना का स्थान लेगी। क्या नाम है योजना का? वीबीजी रामजी। क्या नाम है सुनिएगा? वीबीजी रामजी अधिनियम 2025। अधिनियम की बात हो रही है, 2025 का ये अधिनियम है। बात करते हैं, पूरा नाम सुनिएगा, पहले तो पूरा नाम बड़ा जरूरी है, सुनना ध्यान से। वीबीजी रामजी की प्रत्येक विशेषताओं और व्यापक हित लाभ के लिए आईसी गतिविधि जारी। इसमें बड़ा बीच में बवाल हुआ था, सुनिएगा। पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी। देखो, वी का मतलब है विकसित, बी का मतलब है भारत और जी का मतलब है गारंटी। एक एक करके समझो, वी का मतलब विकसित, बी का मतलब भारत और जी का मतलब गारंटी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वी बी जी, ठीक है। फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, वीबीजी रामजी। ये जेआई को अलग कर लेना, ये यहां थोड़ा सा गलत तरीके से लिखा हुआ है, वीबीजी रामजी। ये एक तरीके से इसको जी कर लेना सर, इसे जी कर लीजिएगा, ठीक है। वीबीजी राम जी, इसको इस तरीके से कर लेना, ये मिस प्रिंट है भाई। वीबीजी राम जी। राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है 20 दिसंबर 2025 को। कब मिलती है? 20 दिसंबर 2025 को। और वीबीजी राम जी किसकी जगह लेगा? तो ये मनरेगा की जगह लेगा। इसको ठीक कर लेना, मैं थोड़ा और डिटेल से लिख देता हूं इसको, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे, वरना कल को कह दोगे सर गलत लिखवा दिया। अब लिखवा दिया तो लिखवा दिया, हो जाती है प्रिंटिंग मिस्टेक। वीबीजी राम जी, ठीक है भाई। चलिए, मनरेगा का स्थान लेगा। आगे बात करते हैं, प्रमुख प्रावधान क्या क्या है इसमें? प्रमुख प्रावधानों पर बात करते हैं सर। प्रमुख प्रावधान, रोजगार, पहले 100 दिन की गारंटी थी मनरेगा में, अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 125 दिन कर दी गई। तो ये भी थोड़ा ध्यान से समझना, मनरेगा के तहत 100 दिन की गारंटी मिल रही थी, अब काम की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी है। इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जा सकते हैं यहां से, तो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं सवाल। अच्छा, वार्षिक व्यय कितना है? 1.51 लाख करोड़ रुपए, है ना, बड़ी रकम है। 1.51 लाख करोड़ रुपए। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है ये कृषि समय विराम। अब ये कृषि समय विराम क्या है, इसको समझिएगा। मैं पहले डेटा बता देता हूं आपको, 60 दिन का विराम दिया जा सकता है कृषि समय के लिए। अब भाई, जब कृषि कार्य होता है, जब फसल बोई जाती है या फसल पकती है, जब फसल की कटाई होती है, तो अतिरिक्त
लोगों की आवश्यकता होती है, श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो जो लोग वीबीजी रामजी में काम कर रहे हैं उन्हें कृषि कार्यों में लगाया जाएगा ऐसे समय में, क्योंकि कृषि कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो ऐसे समय में इस दौरान 60 दिन का गैप दिया जा सकता है। कितनी अधिकतम अवधि कितनी है? कृषि के समय मजदूरों की कमी को दूर करने के लिए राज्यों द्वारा 60 दिन तक इन कार्यों पर रोक लगाई जा सकती है, ताकि किसानों को खेती के लिए आसानी से मजदूर उपलब्ध हो सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कृषि समय विराम कितना है? नोट कीजिएगा, कृषि समय विराम कितना है सर? 60 दिन, 60 डेज का विराम मिल सकता है इन योजना पर। फंडिंग पैटर्न देखते हैं। फंड कैसे होगा, कौन पैसा देगा? तो अगर सामान्य राज्यों की बात की जाए, किसकी? सामान्य राज्य। तो सामान्य राज्यों की बात की जाए तो अगर 100 रुपया खर्च हो रहा है तो 60 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40 रुपया स्टेट गवर्नमेंट देगी। ये तो बात है सामान्य राज्यों के विषय में। लेकिन अगर पूर्वोत्तर राज्य या हिमालयी राज्यों की बात हुई तो सेंटर 90 रुपए देगी और वो राज्य 10 रुपए देंगे। ध्यान रखना, सामान्य राज्यों में सेंटर 60 रुपए और स्टेट 40 रुपए। इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर बात पूर्वोत्तर या हिमालयी राज्यों की हुई तो अनुपात ये होगा। अच्छा, वे में क्या बदलाव किया गया है? वे में बदलाव भी होगा। क्षमता निर्माण हेतु व्यय को 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। कई बार ये परसेंटेज भी परेशान करते हैं, यहां से भी सवाल देखने को मिल सकता है। फोकस किस पे होगा? वीबीजी रामजी के माध्यम से फोकस जल सुरक्षा पे फोकस होगा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस होगा, आजीविका पर फोकस होगा, आपदा शमन और मौसम की घटनाओं का शमन करना, इन पर फोकस होगा। ठीक है सर। चलो चौथी योजना पर बात करते हैं। योजना नहीं नीति है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, नीति भी हो सकती है, अधिनियम भी हो सकता है, परियोजना भी हो सकती है। प्रोजेक्ट, परियोजना, तो घबराइएगा मत अगर मैं बार बार योजना बोल देता हूं तो चिंतित मत होइएगा। चलिए चौथी नीति पर, चलो भाई तुम्हारी बात मान ली, नीति बोल देता हूं। राजस्थान सिटी गैस वितरण नीति। गैस की तो काफी चर्चा हुई है इस बार। ये ईरान और इजराइल के युद्ध के चक्कर में गैस की तो बहुत चर्चा हुई है और आरपीएससी करंट मुद्दों पर तो सवाल बना ही सकती है। इसको अच्छे से तैयार करके जाना। क्या है सुनिएगा। अवधि इसकी 16 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2029 तक। पहले तो आप इसकी अवधि नोट करिएगा। अवधि पूछी जा सकती है। अवधि क्या है? 16 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2029 तक। 26 चल रहा है, 3 साल और हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है पीएनजी, सीएनजी को पीएनजी में लाना। क्या उद्देश्य है? सीएनजी को पीएनजी में लाना। पीएनजी का मतलब हो गया जो पाइपलाइन के माध्यम से आपको गैस मिलती है, उस पाइपलाइन के माध्यम से घरों तक गैस पहुंचाना। यानी अब आपको सिलेंडर के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि आजकल व्यवस्थाएं काफी सुधर चुकी हैं इस मामले में, सिलेंडर घर तक आता है। पहले एक समय था जब सिलेंडर के लिए कतारों में खड़े रहना पड़ता था। अब सिलेंडर बुकिंग की भी चिंता नहीं, सिलेंडर मंगवाने की भी चिंता नहीं, सीधा पाइपलाइन के माध्यम से आपके घर तक सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, वो मिलेगा आपको। एलपीजी और सीएनजी की बात हो रही है, माफ कीजिएगा, घरों पे। सीएनजी घर पे नहीं मिलेगा, घर पे तो हमें एलपीजी मिलता है, लेकिन अब इस माध्यम से मिलेगा। सीएनजी की भी बात करेंगे, वाहनों में काम आता है सीएनजी। थोड़ा सा गड़बड़ बोल गया, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, पीएनजी नेटवर्क और पाइपलाइन अवसंरचना को सुदृढ़ करना ताकि एलपीजी, ये देखिएगा एलपीजी, मैं इसी को सीएनजी बोल गया था।
सीएनजी तो वाहनों के लिए है, घर के लिए एलपीजी सिलेंडर की जगह पाइप के माध्यम से गैस कनेक्शन दिए जा सकें। लक्ष्य क्या है? 31 मार्च 2029 तक का लक्ष्य है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। लगभग 79.71 लाख घरेलू पीएनजी कनेक्शन करना। कितने? 79.71। परिवहन क्षेत्र में 1019 सीएनजी स्टेशनों का विकास करना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीधे सीधे फैक्ट में से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए अगली योजना पर बात करते हैं। ये दरअसल नई योजना नहीं है, ये एक विस्तार है पुरानी योजना का। इस पे बात करते हैं। जो अवैध तरीके से घुसपैठिए देश में आते हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है, या फिर ये योजना इसलिए बनाई गई है। योजना का नाम सुनिएगा, IVFRT योजना। और पहले से चल रही है ये योजना, लेकिन इसमें कुछ विस्तार किया गया है। और ये विस्तार 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक है। ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक। क्या मामला है, क्या माजरा है, सुनिएगा। पहले तो इसका पूरा नाम सुनिएगा। पूरा नाम क्या है? इमिग्रेशन, वीजा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग। इमिग्रेशन, वीजा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग, ये इसका पूरा नाम है। विस्तार अवधि क्या है? इस योजना को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी। यह योजना मूल रूप से 2010 में से प्रारंभ है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 में लागू किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट तो 2025 में लागू किया गया है, लेकिन ये योजना 2010 से ही लागू है। अभी तो इसका दायरा बढ़ाया गया है 2031 तक। तो फुर्ती से नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, चिंता मत करो, फुर्ती से नोट कर लो इसको, है ना। बजट क्या है? 10,800 करोड़ रुपयों का बजट रखा गया है। उद्देश्य क्या है? अवैध इमिग्रेशन रोकना, रियल टाइम मॉनिटरिंग करना। भाई विदेश से पावड़े आए, मेहमान आए, लोग आए, चलेगा, वैध तरीके से आओ, अवैध तरीके से नहीं। हम मॉनिटरिंग करेंगे ताकि अवैध घुसपैठ को रोका जा सके। प्रावधान क्या बनाया गया है? एआई और डाटा एनालिटिकल का उपयोग करके तकनीकी आधुनिकीकरण करना, मतलब एआई का उपयोग करना। हवाई अड्डों पर सेल्फ सर्विस कियोस्क की स्थापना करना। देश में 117 इमिग्रेशन चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। कितने? 117 चेक पोस्ट बनाए जाएंगे इमिग्रेशन के लिए। 15 क्षेत्रीय विदेशी पंजीकरण कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। यह 100% डिजिटल और फेसलेस प्रक्रिया होगी। क्लियर है भैया? तो ये इमिग्रेशन को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए। चलिए छठी योजना पर बात करते हैं। छठी योजना क्या है? भव्य, भव्य योजना है। भव्य का मतलब क्या हो गया? सुनिएगा ध्यान से। छठी योजना भारत औद्योगिक विकास योजना। योजना का नाम क्या है? भारत औद्योगिक विकास योजना, यानी भव्य योजना। क्या है भव्य योजना? पढ़ते हैं, ईमानदारी से देखिएगा। मंजूरी कब मिलती है? मंजूरी मिली 18 मार्च 2026 को। बजट कितना है? 33,660 करोड़ रुपए, यानी औद्योगिक विकास योजना बनाई गई है। सर सुनिएगा, कैबिनेट क्लियर्स 33,660 करोड़ स्कीम टू सेट अप 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स। इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, प्लग एंड प्ले। आओ और काम शुरू करो, है ना।
इसके लिए 33,660 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। अवधि कब से कब तक है सुनिएगा, 2026-27 से लेकर 2031-32 ये वित्तीय वर्ष है। वित्तीय वर्ष जो 2026-27 से 2031-32 6 वर्षों की अवधि है। नोडल एजेंसी कौन सी होगी, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम। तो नोडल एजेंसी भी थोड़ी सी ध्यान रखना, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम NICDC। लक्ष्य की बात करते हैं, लक्ष्य क्या है सुनिएगा, कितने पार्क बनाने हैं, 100 पार्क बनाने हैं देश भर में, माफ कीजिएगा 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों का विकास करके भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। यानी जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है, जो इंडस्ट्री है, उसे और अच्छा बनाना है और इसके लिए 100 प्लग एंड प्ले पार्कों का निर्माण किया जाएगा। वित्तीय सहायता क्या होगी, आंतरिक विकास के लिए प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए तक की सहायता और बाहरी कनेक्टिविटी के लिए परियोजना लागत का 25% सहयोग राज्य द्वारा दिया जाएगा। यानी अगर आपने 100 करोड़ की परियोजना रखी है तो इसमें से 25 करोड़ आपको कौन देगा, राजस्थान देगा। ठीक है भाई, वो जो लिमिट्स हैं वो थोड़ा सा देख लेना। विशेषताओं की बात करते हैं, क्या क्या इसमें किया जाएगा। 100 से लेकर 1000 एकड़ तक के विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों का निर्माण होगा। प्लग एंड प्ले सुविधा निवेशकों को पूर्व स्वीकृति, भूमि, बिजली, पानी और तैयार बुनियादी ढांचा मिलेगा ताकि तुरंत उत्पादन शुरू हो सके। इस योजना से 15 लाख नए रोजगार भी मिलेंगे। यानी आप तो और काम शुरू करो, हम पहले से ही सारा पेपर वर्क सारा काम करके बैठे हैं, आओ और निर्माण शुरू करो। अगली योजना या नीति पर बात करते हैं, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025। कौन सी नीति है, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025। सब्सिडी मिलेगी राजस्थान में, अगर आप फिल्म बनाते हो तो सब्सिडी अधिकतम 2 करोड़ रुपए। कैसे, 2 या 3 करोड़ रुपए, अभी बात करते हैं किस तरीके से सब्सिडी मिलेगी, सुनिएगा ध्यान से। अनुदान या सब्सिडी, राजस्थान में फीचर फिल्म, वेब सीरीज या टीवी सीरियल शूट करने पर शूटिंग खर्चे पर 30% तक की सब्सिडी मिलेगी आपको। फीचर फिल्म अधिकतम 3 करोड़ रुपए की सब्सिडी, शर्त कम से कम 2 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दो और बोलो साहब 30% दो, नहीं मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट है 3 करोड़ रुपए, लेकिन शर्त यह है कि आपको 30% मिलेगा, लेकिन 3 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेगा। शर्त यह है कि कम से कम 2 करोड़ का खर्चा तो करो। ऐसे मत करो कि 5 लाख की मूवी बना दी और बोलो 30% दो साहब, 1.5 लाख रुपया दो। कौन मिले 1.5 लाख रुपया, कमो कम थाने 2 करोड़ रुपया की तो पिक्चर बनानी ही पड़सी, जब मिलसी था रुपया। ध्यान रखियो। वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्री की बात करते हैं, अधिकतम 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी। वेब सीरीज के लिए न्यूनतम खर्च 1 करोड़ रुपए, डॉक्यूमेंट्री के लिए न्यूनतम खर्च की सीमा नहीं है। ठीक है, तो कम से कम 1 करोड़ रुपए की तो वेब सीरीज बनाओ, डॉक्यूमेंट्री तो भाई कोई सीमा नहीं है। टीवी सीरियल की बात करते हैं, अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए की सब्सिडी, शर्त कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च किए हों। वैसे 30% मिलेगा, ये मत सोचना सर 1 करोड़ खर्च करके 1.5 करोड़ की सब्सिडी कैसे ले लेंगे। अच्छा, यहाँ थोड़ी मिले सब्सिडी, 30% की बात की है। 1 करोड़ कम से कम खर्च करोगे तब जाकर 30 लाख रुपए मिलेंगे, और आप कितना भी खर्च कर लो 1.5 करोड़ से ज्यादा हम नहीं देने वाले। पात्रता क्या है, किसको मिलेगी सब्सिडी,
फिल्म का स्क्रीन टाइम राजस्थान में 5% या उससे अधिक होना चाहिए। 5 से अधिक परसेंट, कम से कम 5% स्क्रीन टाइम राजस्थान में होना चाहिए। कुल शूटिंग के दिनों में कम से कम 50% दिन राजस्थान में शूट किए होने चाहिए। राजस्थानी भाषा की फिल्में भी पात्र हैं। क्लियर है? तो ये करोगे तभी सब्सिडी मिलेगी। लोकेशन शुल्क छूट मिलेगी आपको। राज्य केंद्र सरकार की साइटों पर 5 दिनों तक 100% शुल्क प्रतिपूर्ति, कोई चार्ज नहीं। अगर आप सरकार की साइट पर शूट करते हैं तो 5 दिन तक आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म को 50 लाख रुपए और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार विजेता को 1 करोड़ रुपए का विशेष प्रोत्साहन भी मिलेगा। अगर इस तरीके से आप राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बनते हैं या अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बनते हैं तो आपको राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बनने पर 50 लाख रुपए और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बनने पर 1 करोड़ रुपए। अगली नीति पर बात करते हैं, राजस्थान खनिज नीति 2024। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा देता हूं। इंपॉर्टेंट है, 2024 है फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि खनिज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जारी कब की गई? इस नीति को जारी किया गया 4 दिसंबर 2024 को, लागू किया गया 9 दिसंबर 2024 को। जारी तो किया गया 4 दिसंबर 2024 को, लागू कब किया गया? 9 दिसंबर 2024 को। उद्देश्य क्या है? खनिज आधारित उद्योग को बढ़ावा देना और साथ ही पर्यावरण संरक्षण एवं सामुदायिक कल्याण को सुनिश्चित करना। जो खनिज आधारित उद्योग है सर, खनिज आधारित उद्योग को क्या करना? बढ़ावा देना। खनिज आधारित उद्योग को बढ़ावा देना इस योजना या इस नीति का मुख्य उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। राजस्व लक्ष्य क्या रखे गए हैं इस पे बात करते हैं। तो 2029-30 तक राजस्व को 3 गुना करना और 2046-47 तक इसे 1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाना। यानी खनिजों के माध्यम से जो राजस्व आता है उसे 3 गुना करना 2029-30 तक और 2046-47 तक इसे 1 लाख करोड़ रुपए तक लेकर आना। जीडीपी में योगदान लक्ष्य है 2029-30 तक जीडीपी में खनिजों का योगदान 5% करना और 2046-47 तक 8% तक करना। यानी कह रहे हैं कि साहब 2029-30 तक तो राजस्थान की जो जीडीपी है, स्टेट जीडीपी जो है, इसमें 5% खनिजों से और फिर 2046-47 में ये मात्रा बढ़ाकर कितनी करेंगे? 8% करेंगे। यानी इतना तो खनिजों के उद्योगों से कमाएंगे। रोजगार लक्ष्य क्या है? 2029-30 तक 50 लाख लोगों को रोजगार देना और 2046-47 तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देना। 46-47 अभी 10 साल बाद की बात है। तो ये जो नंबर है, नंबर भी बड़े हैं, देखेंगे आगे बात करेंगे। अन्य प्रावधान क्या है इसमें? अन्य प्रावधानों पर बात करते हैं। शून्य अपशिष्ट खनन और पर्यावरण अनुकूलन तकनीक। पर्यावरण के अनुकूलन यानी खनिजों को निकालना या फिर खनिजों से कोई निर्माण करना या खनिजों का कोई भी उपयोग करना तो पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। एआई आधारित निगरानी और डिजिटल प्रशासन 2047 तक उत्खनन खनिजों की संख्या 58 से बढ़ाकर 70 करनी है। तो उत्खनन खनिजों की संख्या कितनी करनी है? 58 से बढ़ाकर 70 करनी है 2047 तक। अगली नीति है हमारे पास राजस्थान पर्यटन नीति। कौन सी नीति है? राजस्थान पर्यटन नीति। सुनिएगा, इस पे भी बात करते हैं। राजस्थान पर्यटन नीति क्या कहती है, 1 बाय 1 बात करते हैं। लॉन्च कब की गई? 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में लॉन्च की गई। क्या राजस्थान पर्यटन नीति कब लॉन्च की गई?
10th ऑफ दिसंबर 2025 जयपुर में लॉन्च की गई। विजन क्या है इस नीति का? विकसित राजस्थान 2047 के अनुरूप पर्यटन में नवाचार लाना। विकसित राजस्थान, विकसित भारत 2047, विकसित राजस्थान 2047, इसके अकॉर्डिंग नवाचार लेकर आना। फोकस एरिया क्या है? फोकस क्षेत्र सुनिएगा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्मार्ट पर्यटन का विस्तार, हेरिटेज संपत्तियों का संरक्षण, होम स्टे योजना को बढ़ावा, निजी क्षेत्र की भागीदारी और डिजिटल परिवर्तन। होम स्टे तो आपने खूब सुना होगा, अगर हिल स्टेशन वगैरह आप घूमने जाते हैं तो वहां खूब होम स्टे आपको देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान में भी होम स्टे को अब थोड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेषता क्या है? यह केवल रोजगार सृजित करना, मतलब यह रोजगार सृजन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्पादों में विविधता और अवसंरचना विकास पर भी जोर देता है। यानी कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना है ताकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बूस्ट हो सके, और होम स्टे को भी हमें प्रमोट करना है ताकि हमारे यहाँ पावने पर्यटक जो हैं वो ज्यादा आ सके। चलिए, तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप साथ के साथ नोट भी करते हुए चल रहे हैं। नोट्स मिलेंगे आपको, एप्लीकेशन पे मिलेंगे, टेलीग्राम पे भी मिलेंगे, चिंता मत करो। लेकिन आप नोट्स खुद बनाओगे, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे करंट अफेयर्स की अगली क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।